Good morning student. This is the video number 3 of electrostatics और वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था और हमने वहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। अब ये हमारी जो 5th प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है चार्ज कंजर्वेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। वो क्या है? चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। तो लिखा है कि चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है ना, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो पॉइंट आपको दिया गया इस पर आपको फोकस करना है कि ये इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो आप किसे बोलते हैं आइसोलेटेड, एक ऐसा सिस्टम जो कि दूसरे से कनेक्ट ना हो, मतलब अब उस सिस्टम को बाहर से कुछ मिल नहीं सकता है। तो मान लो उस सिस्टम के ऊपर कुछ चार्ज आपने दे दिया, मान लो 4 कूलम चार्ज उसके ऊपर है पहले से ही। अब उसके ऊपर 4 कूलम चार्ज है, अब वो किसी से कनेक्ट नहीं है, तब वो अपना चार्ज न तो किसी को दे सकता है न किसी से ले सकता है। उसका चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। अपने मन से उस सिस्टम पर, उस आइसोलेटेड सिस्टम पर चार्ज डेवलप नहीं हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, किसी दूसरे यूनिवर्स से बिल्कुल आइसोलेटेड है। तो हमारे यूनिवर्स का चार्ज कभी घटता बढ़ता नहीं है। जो हमारे यूनिवर्स का चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमारे यूनिवर्स का चार्ज है 0, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो 0 है। तो बाहर से कोई चार्ज न तो एंटर कर सकता है, न तो यूनिवर्स से कोई चार्ज बाहर जा सकता है। तो आप मान सकते हो कि हमारा जो यूनिवर्स है उस पर जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और चार्ज आपका 0 होता है। यूनिवर्स का चार्ज घटेगा बढ़ेगा नहीं। हाँ, हो सकता। अब देखो, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी बॉडीज़ हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन टूट करके दूसरे बॉडी पर जा सकता है। तो यूनिवर्स के अंदर अलग अलग बॉडी पर चार्जेस डेवलप हो सकते हैं, लेकिन जब उनका सम करेंगे, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स के चार्ज की बात जब करना शुरू करेंगे तो हर बॉडी के चार्जेस को सम करना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स आएगा। तो आपने कहा कि हमारे यूनिवर्स का नेट चार्ज क्या है? 0 है। मान लो आपने 2 बॉडी लिया यूनिवर्स में, बॉडी ए लिया, मान लो आपने क्या लिया, हमारा एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है, उसमें आपने सपोज किया कि एक बॉडी आपने ले लिया, ए बॉडी लिया आपने, ये बॉडी आपने ए लिया और ये बॉडी आपने मान लो बी लिया। और जितनी भी बॉडी हैं यूनिवर्स में सब के सब मान लो न्यूट्रल हैं। आपने क्या किया, ए और बी भी न्यूट्रल होंगी, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 है ना। यूनिवर्स का नेट चार्ज क्या है? 0 है। मान लो सपोज कर दिया आपने क्या कहा कि यूनिवर्स के अंदर आपने 2 बॉडी लिया, एक बॉडी आपका ए है, दूसरी बॉडी आपकी बी है। आपने क्या किया, ए बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन तोड़ लिया आपने, और ये 5 इलेक्ट्रॉन तोड़ करके आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया बी बॉडी को। तो इस पर कितना चार्ज आ गया? इस पर चार्ज आ गया +5 ई चार्ज आ गया। इस पर कितना आ गया? -5 ई चार्ज आ गया। है कि नहीं बेटा जी? क्योंकि आपने जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपने कहा कि भाई यूनिवर्स के अंदर जो बॉडीज़ हैं उनमें हमने चार्ज तो डेवलप कर दिया, लेकिन जब नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स करोगे तो जितनी भी बॉडीज़ हैं सबके चार्जेस को सम करोगे ना। तो आपने मान लिया है कि ए और बी को छोड़ करके सबके सब न्यूट्रल मान लिया आपने है, सबका तो चार्ज 0 हो गया। हम ए और बी पे क्योंकि ए और बी तो चार्ज हो गई है, तो अब सबका सम करना शुरू किया। इसके बाद नंबर किसका आया? ए का आया, नंबर आया बी का, तो इसको भी सम किया। तो +5 ही और -5 ही जब इसको प्लस करोगे तो =0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब फिर से पूरे के पूरे यूनिवर्स का चार्ज क्या आ गया? नेट चार्ज आपका 0 आ गया। तो यूनिवर्स का नेट चार्ज आपका 0, वो घट बढ़ नहीं सकता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। हाँ, अब यूनिवर्स आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब उस यूनिवर्स के अंदर जो बॉडीज हैं उन पर अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन सम करने पर फिर आपका नेट 0 आएगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो वैसे हम सिंपल कोई, अगर मान लो हम यहाँ पर कोई आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको नेचर से एक एग्जांपल दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल, कि हम क्या करेंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम के अंदर अलग अलग बॉडी आपको दिखाएंगी। ठीक है ना? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ये तो मैंने बता दिया आपको, मैं इसको रफ करता हूँ आपको समझने के लिए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपके नोट्स में वही एग्जांपल लेके चलूँगा।
ठीक है बेटा जी। तो हमने क्या किया बेटा जी, यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर क्या किया, हमने एक बॉडी लिया, ये एक सिस्टम लिया और ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इस सिस्टम के अंदर 3 बॉडीज हमने कंसीडर किया, हम कर सकते हैं। एक बॉडी आपने कंसीडर किया ये, दूसरी बॉडी कंसीडर किया आपने ये, और तीसरी बॉडी आपने कंसीडर किया ये, ठीक है ना। आपने कहा कि जो है पहली बॉडी पर जो चार्ज है उसको आपने लिया +1 कूलम चार्ज, ये आपने एज्यूम कर लिया कि ये चार्ज है सिस्टम। अच्छा, और सिस्टम के अंदर जो बॉडी उस पर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस पर आपका +3 कूलम चार्ज है, ठीक है बेटा जी। और ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, और इस पर मान लो -1 कूलम चार्ज है। तो सिस्टम के जो सिस्टम है उसके अंदर जो बॉडीज़ हैं उन बॉडीज़ पर अलग अलग चार्जेस हैं। तो +1 कूलम चार्ज है, +3 कूलम चार्ज है, -1 कूलम चार्ज है। तो बताओ इस आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम, नेट चार्ज एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या बनेगा बेटा जी, सबका सम कर देंगे, +1 +3 -1। तो आप कहोगे सर +1 है ना, +3 -1 = कितना आ जाएगा, 314 ये आपका आ गया 3 कूलम आ जाएगा, मान लो आ गया आपका 3 कूलम। तो ये जो नेट चार्ज आपका आया, ये जो नेट चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेट चार्ज बॉडी का आया ये आ गया आपका +3 कूलम। ये चार्ज कभी अब चेंज नहीं होगा। सिस्टम के ऊपर कुल कितना चार्ज है, +3 कूलम चार्ज है। अब इस सिस्टम का चार्ज कभी चेंज नहीं है होगा। इस पूरे जो सिस्टम हमने बनाया, इस सिस्टम का जो चार्ज होगा वो +3 कूलम ही चार्ज होगा। हाँ, इस सिस्टम के अंदर ये जो बॉडी है, A है, B है, C है, ये अलग अलग बॉडी पर चार्ज अलग अलग हो सकता है, एक्सचेंज कर सकते हैं। कि मतलब A से हम कुछ चार्ज निकाल करके B को दे दिया, B से कुछ चार्ज निकाल के हमने C को दे दिया। इस प्रकार से हम चार्जेस को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे में, लेकिन जब उनका हम सम करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज +3 कूलम आएगा, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया ना +3, आपने मान लिया है कि सिस्टम पर कुल कितना चार्ज है, +3 कूलम चार्ज है। यही है कंजर्वेशन, कि किसी सिस्टम का, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। उस सिस्टम के अंदर जो बॉडीज है उनके चार्जेस आप चेंज कर सकते हो, बट जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका नेट चार्ज जो पहले था वही बाद में रहेगा। तो हम आपका क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया, हमने अभी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया, इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया। अब एग्जाम्पल यहाँ पर शायद मैंने अपने नोटबुक में एग्जाम्पल यहाँ पर 2 कूलम ले लिया है, तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि हमने यही सिस्टम हमने बनाया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, चार्ज का एक्सचेंज कर दिया। चार्ज का जब आपकी बॉडी तो वही थी, ये आपकी बॉडी है B और ये बॉडी आपकी है C, ठीक है ना। अब हमने कह दिया, मान लो इस पर जो है आपकी जो पहली बॉडी है उस पर आ गया -1 कूलम चार्ज आ गया। जो दूसरी बॉडी है ये थी बॉडी, अब आपकी जो बॉडी B है मान लो उस पर आ गया +4 कूलम चार्ज आ गया। हमने ऐसे एक्सचेंज किया ना, एक्सचेंज किया, A का कुछ B में दिया, B का कुछ C में दिया, C का कुछ B का कुछ A में दिया, B का कुछ C में दिया, C का कुछ A में दिया, ऐसे हमने इसको एक्सचेंज किया, कुछ चार्जेस बॉडी सिस्टम के अंदर एक्सचेंज कर दिया। तो आपने कहा कि मान लो कितना बन गया, इसका पहले पे -1 कूलम चार्ज बन गया, फिर B पर कितना बन गया, कितना +4 कूलम चार्ज बन गया। तो मैं पूछूं, बताओ अगर बेटा ऐसा हुआ तो C पर कितना चार्ज आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है, C पर कितना चार्ज आएगा। और आपको पता है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। अगर चार्ज हमारा कंजर्व है तो ये जो सिस्टम तो वही है ना, जो पहले वाला जो सिस्टम ये था वही सिस्टम तो ये भी है बेटा ना। तो इसका जो सम करोगे, सम ऑफ ऑल चार्जेस, जो नेट आएगा वो तो 3 के बराबर ही आना है, क्योंकि आपने पढ़ा है
इस सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सिस्टम के अंदर जो बॉडीज हैं उनके चार्जेस आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, बट नेट चार्ज एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप कहोगे सर कि यहाँ से हम सी पर जो चार्ज है उसको हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जब तीनों को सम करेंगे, तीनों के चार्जेस को सम करेंगे तो वो 3 कूलम के बराबर आएगा। तो आपने कहा कि -1 + 4 और प्लस सी पर कितना है चार्ज, एक्स है जो कि हमें निकालना है, और इनका सम कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो 3 आएगा। ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा कि यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा जी, यहाँ से आपका आ जाएगा देखो 4 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, अब प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 - 3 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सी पर जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा, सी पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, क्योंकि आपने ऐसे ही एक्सचेंज किया है। आप दे सकते हो इस पर कितना है +4 आया है, इस पर कितना है -1 आया, इन दोनों को सम करो तो 3 कूलम चार्ज इन्हीं दोनों पे आ गया। पूरे सिस्टम पर जो नेट चार्ज कितना है 3 कूलम है, तो एक पर आपने -1 कूलम चार्ज आ गया, एक पर +4 कूलम चार्ज आ गया, तो इसका मतलब सी पर 0 चार्ज होगा। इसका यही मतलब हुआ, क्योंकि सम करने के बाद वो 3 के बराबर आना चाहिए। तो आपने कहा कि यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से क्या है, हमने जो यहाँ पर देखो बेटा जी, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें हम चार्जेस की वैल्यू हमने अलग रखी हुई है, लेकिन रूल हमने यही लगाया हुआ है। ठीक है ना। तो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया आपका कि आपको समझ में आए। इसको आप अपने मन से कर लोगे, यहाँ पर जो मैंने दिखाया है स्क्रीन पर इसको आराम से कर सकते हो। और ये मैंने एक नया एग्जांपल ले लिया, सिर्फ चेंज क्या किया है, इसमें शायद -2 कूलम चार्ज यहाँ लिया है, यहाँ पर +1 कूलम चार्ज ले लिया है। तो आंसर आपका अलग अलग आएगा, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका रूल है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। बेटा कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम आपका दिया हो और उस पर नेट चार्ज दिया हो, तो किसी भी कंडीशन पे उसका नेट चार्ज नहीं बदल सकता। उसके अंदर जो बॉडीज हैं उनके चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, बट जो नेट चार्ज है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब मैं अगली प्रॉपर्टी पे चलूँगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो। अब जो अगली प्रॉपर्टी आपकी आएगी वो प्रॉपर्टी आपकी होगी क्या, कि जो इसकी 6th प्रॉपर्टी है, यह है चार्ज डज नॉट डिपेंड्स स्पीड ऑफ द पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल, ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो ये कोई बॉडी आपके पास है, ये ठीक है ना। इस बॉडी पर आपने जो चार्ज दिया, मान लो जो इस बॉडी पर चार्ज है, मान लो +Q चार्ज आपने इस बॉडी को दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी चार्ज आपने दे दिया, अब +Q मत ले लो, आप थोड़ा और सिंपल ले लो जिससे आपको और भी अच्छा लगे, समझने में लगेगा। अदरवाइज जो है कि इस पे आप ले लो। आपने कहा कि हमने इस पर चार्ज जो ले लिया वो ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने इस पर चार्ज लिया, Q इक्वल टू इस बॉडी पर चार्ज है ना। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बेटा जी। अब इस बॉडी का मास मान लो m0 है ना। अभी बॉडी रुकी हुई है, चार्ज भी दिया गया है, इसका चार्ज दिया गया Q, अब मास दिया गया है m0। कोई डरने की बात नहीं है। अगर ये बॉडी मूव कर गई, ठीक है ना, हाई स्पीड से क्या कर गई, अगर बॉडी ये मूव कर गई, ठीक है ना, मूव विद हाई स्पीड, तो क्या होगा, जब ये बॉडी मूव करेगी तो क्या इस बॉडी पर जो आपने ये चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज, क्या ये चार्ज चेंज होगा? नहीं। जो आपने बॉडी पर चार्ज एक बार दे दिया तो बॉडी की चाहे जो भी स्पीड हो, बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे या उससे कम मूव करे, ठीक है ना, जो भी स्पीड बॉडी की हो,
चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन चार्ज, नो इफेक्ट ऑन चार्ज। चार्ज हमेशा जो है वो वही रहेगा, वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा जी। बट आइंस्टीन के हिसाब से कि अगर कोई बॉडी बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रही है और उसकी स्पीड जो है अप्रॉक्सीमेटली लाइट की स्पीड के ऑर्डर का है, तो जो उसका मास है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अभी छोड़ देते हैं आइंस्टीन को, छोड़ते हैं, पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है न्यूटन का उस पर आते हैं पहले। और न्यूटन ने बताया कि मास भी कभी चेंज नहीं होगा। न्यूटन ने बताया, क्या बताया, मास भी कभी क्या चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास क्या हमेशा हमारा कांस्टेंट होता है। लेकिन ये बात जो है न्यूटन तक ही सही थी, न्यूटन तक ये बात सही थी, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू एडवांस फिजिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स हमारी है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ठीक है ना, इन्होंने क्या बताया, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ये बताया। इन्होंने कहा कि मास जो है ना, अगर बहुत हाई स्पीड पे है तो उसका मास चेंज होगा। इट मीन्स उन्होंने फार्मूला दिया कि m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फार्मूला जो है आइंस्टीन साहब ने दिया, ये, ठीक है बेटा। अब ये फार्मूला दिया था आइंस्टीन साहब ने। अब इन्होंने कहा कि इसमें m क्या था, इसमें इन्होंने कहा जो आपका m है वो आपका है काइनेटिक मास, जब बॉडी चल रही है, काइनेटिक मास है, ठीक है ना। और जो आपका m नॉट है वो आपका है रेस्ट मास, जब बॉडी रुकी हुई थी, ठीक है बेटा जी। और इसमें जो इन्होंने बताया कि आपका जो v है वो बॉडी की वेलोसिटी है, v क्या है, बॉडी की वेलोसिटी है। तो v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, ये चीज़ बताया इन्होंने। और c आप जानते हो, c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये चीज़ बताई इन्होंने। अब अगर ये जो बॉडी आपकी यहाँ पर हमने लिया था और इस बॉडी का जो रेस्ट मास है मान लो m नॉट, रुका हुआ है, जब आपने काउंट किया, जब ये बॉडी हाई स्पीड से क्या है, ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा लिया हमने, हाई स्पीड से अगर ये मूव कर गई, तो जब ये हाई स्पीड से मूव करेगी तो उस टाइम पर जो बॉडी का मास होगा वो m नॉट ना होकर के m होगा। और इसी के जो काइनेटिक मास के कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन साहब ने कि आप इस मास को इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कि m नॉट क्या चीज़ है, m नॉट आपका जो है रेस्ट मास, जब बॉडी रुकी हुई थी तो वो तो ऑब्वियस नोन है वो, ठीक है ना। c क्या है, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट है, इसको c से करते हैं डिनोट। c इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पर m नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पर आप c की वैल्यू पुट कर दोगे और बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको यहाँ रख दोगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वही जो है काइनेटिक मास के बराबर होगी,
उस मास के बराबर होगी जब बॉडी की स्पीड कितनी है, v है, v स्पीड पर कितना मास है, m मास है, तो उसको आप निकाल लोगे। यहाँ से अगर आपने v को चेंज किया, अगर आप ये v को चेंज करते हो तो यहाँ से आपका एक मास चेंज होगा। तो उन्होंने बताया कि जो न्यूटन ने बताया है वो कुछ हद तक सही है, क्योंकि न्यूटन ने जो काम किया था वो बड़ी बड़ी बॉडी पे काम किया था। अब उसने अर्थ पे काम किया था। अब आपने कहा कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, जो हेवनली बॉडी है, हमारे कार है, बस है, ये सब बॉडी बहुत बड़ी बड़ी बॉडी है। इनके मास में जो वेरिएशन आएगा वो काउंटेबल नहीं होगा। जैसे न्यूटन का जो फार्मूला था m इक्वल टू क्या था, F इक्वल टू m इंटू ए था। इसमें मास क्या था आपका, इस फार्मूले में मास आपका कांस्टेंट था, ठीक है ना। बॉडी मूव भी कर रही है लेकिन मास क्या तुम्हारा था, ये मास आपका कांस्टेंट था। ये मास कांस्टेंट इसलिए था क्योंकि जो न्यूटन का फार्मूला है वो बड़ी बड़ी बॉडी पे लगता है, और बड़ी बड़ी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ चेंजेज होते भी होंगे तो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। बॉडी बड़ी होगी, स्पीड ऑटोमेटिक कम होगी, स्पीड कम होगी तो मास का चेंज बहुत कम होगा। इसलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो मास का चेंज है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि अगर हम आते हैं बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल पे आते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, इनकी स्पीड क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इनके मास में चेंजेस आएंगे। इनका वास्तव में इनका मास बहुत कम है। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू पावर 31 kg। कितना है, अब मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका है कितना है 9.1 इंटू 10 टू पावर 31 kg। ये है इलेक्ट्रॉन का मास। इतना कम मास है, देखो ये इतना कम मास है। अगर इस मास को हमने ज़रा सा भी फोर्स दिया, 1 न्यूटन का भी फोर्स दिया, तो ये मास अप्रॉक्सीमेटली जो है कि स्पीड ऑफ लाइट की ऑर्डर की स्पीड को पकड़ लेगा। और जब इतनी हाई स्पीड से ये मास चलेगा तो इसके मास में जो चेंजेस आएंगे वो हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा कि जब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक बहुत ही माइक्रो लेवल की बात करते हैं, तो मास वहाँ पर चेंज होने लगता है। तो आपने ये सीखा कि चार्ज जो है, चार्ज कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हमारा मास क्या है, मास जो है वो कुछ केसेस में स्पीड पर डिपेंड करता है। इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि मास हमेशा कंजर्व नहीं होता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व बट मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व। हेवनली बॉडी की बात करोगे तो वहां पर मास कंजर्वेशन आपको मिलेगा, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक की बात करोगे, छोटे पार्टिकल की हाई स्पीड की बात करोगे, तो मास वहां पर कंजर्व नहीं होगा। तो एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ी कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये हमने यहाँ पर नोट्स बनाया, इसको आप लोग देखना, 1 by 1 करके आप लोग लिख लेना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये आपकी 6th प्रॉपर्टी थी, किसकी, चार्ज की। तो ये प्रॉपर्टी इसकी यहीं पर फिनिश हुई। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को 1 by 1 करके डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि हर प्रॉपर्टी आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। जिसको डाउट होगा जूम क्लास में आप लोग आना, और 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी। और यूनिट है, डायमेंशन है, इसको 1 by 1 आप लोग, मैंने नोट्स बना दिया, इसको आप लोग देख लेना। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है पढ़ने के लिए। अब हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा जी। यहाँ पर हमने क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपको करने के लिए, या आप अपने से ट्राई करना। अगर इसमें कहीं आपको डाउट होगा तो आप हमसे डिस्कस करना। वैसे भी मैं जूम क्लास में सारे प्रॉब्लम कराऊंगा, बट एक बार ट्राई करना आप। अगर आपको लगेगा कि इसमें से कुछ प्रॉब्लम मैंने जूम क्लास में करा दी है, लेकिन अगर इसमें से लगेगा आपको कोई, हमें कहीं पर कोई डाउट है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। वैसे हमने आपको 10 क्वेश्चन जो है जूम क्लास पे करा, ये सारे क्लासेस मैंने, ये सारे प्रॉब्लम मैंने करा दिए हैं। हाँ ठीक, ये प्रॉब्लम मैंने जूम पर हमने सारे प्रॉब्लम करा दिए हैं। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना। ठीक है बेटा जी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे और उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी। अब हमारा आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जबकि जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो हम जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, 1 by 1 हमने डिस्कस किया। ठीक है बेटा जी। अब हम लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी।
चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। आपको पता है कि नेचर में हर बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है ना। नेचर में हर बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। हम उसे चार्ज करते हैं, फोर्सफुली हम उसे चार्ज करते हैं। तो हम किसी बॉडी को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, वो हमारे कितने वेज हैं। तो वेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी पढ़ना है उनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। पहला तरीका है किसी बॉडी को चार्ज करने का, जो पहला तरीका है उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। तो पहला तरीका हमने पॉइंट आउट किया है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड, ठीक है बेटा। ये अच्छा, आप आपने कहा कि पहला आपका कंडक्शन मेथड हो गया। जो दूसरा आपका बनेगा वो बनेगा फ्रिक्शन, ठीक है ना। बाई, यहां लिख सकते हैं बाई कंडक्शन, ये होता है बाई फ्रिक्शन, ठीक है बेटा जी। और जो आपका तीसरा बनेगा, ठीक है ना, जो तीसरा बनेगा वो आपका बनेगा बाई इंडक्शन मेथड। ये तीन तरीके हमें पढ़ने हैं। दो तरीका और है, एक थर्मियोनिक एमिशन है और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि हमें अभी नहीं पढ़ना है। हम थर्मियोनिक एमिशन से भी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं। खैर उसका डिस्कशन हमें जो पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स तब वहाँ करना होगा। अभी जो हमें पढ़ना है वही पढ़ना है कि बाई कंडक्शन मेथड और बाई फ्रिक्शनल मेथड और बाई इंडक्शन मेथड। इन तीन मेथड को हमें वन बाय वन करके डिस्कस करना है, ठीक है बेटा जी। तो चलो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या है पढ़ना है, कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड के लिए, कंडक्शन मेथड वहीं पर अप्लाई होता है जब दोनों बॉडी आपकी कंडक्टर हो, तभी आप उसमें कंडक्शन पॉसिबल है, ठीक है बेटा जी। तो कुछ प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमें आगे चल कर के दिक्कत ना हो। तो अभी हम आपको कंडक्शन मेथड नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको कंडक्टर के बारे में बताएंगे, क्योंकि कंडक्टर में ही क्या लगाना है, हम कंडक्टर लेंगे, उसी में लगाना है कंडक्शन मेथड। तो कंडक्टर को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कंडक्शन मेथड से हम किसी कंडक्टर को चार्ज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नोट यहाँ बनाएंगे और इस नोट में ये पॉइंट आउट करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना। कंडक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये कंडक्टर, ठीक है बेटा जी, ये हमने उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, देखो ये हमारे पास मान लो कोई मेटल है, मेटल आपका कंडक्टर होता है, ये आपके पास मान लो मेटल है। समझ लेते हैं, इसके बाद आगे हम बात बढ़ाएंगे, ठीक है ना। मेटल है तो आपको पता है कि जो मेटल है उसके सेंटर पर आपका न्यूक्लियस होगा। ये थोड़ा इसको हम बड़ा बनाते हैं जिससे आपको समस्या ना हो। ये देखो, हमने कहा कि यहाँ मान लो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना। इसमें न्यूट्रॉन है और इसमें प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो हमारी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है ना, ये हमारी ऑर्बिट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो आप ये समझिए बात को कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर से निकल के बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि अगर प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर से निकालेंगे तो न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा। तो आसानी से ट्रांसफ़र कौन होगा, आसानी से ट्रांसफ़र आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है बेटा जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता है। तो कंडक्टर में केस में क्या होता है, कंडक्टर वास्तव में न्यूट्रल है। जैसे मान लो, ये तो मैंने बता दिया आपको डायग्राम से। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर एक आपके पास कंडक्टर ऐसे मैंने बनाया, सिंपल कंडक्टर ऐसे। ये अब इस कंडक्टर में जो है मान लो बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होगी। अगर ये कंडक्टर आपका मान लो न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है, तो इसका जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है ना। और इस कंडक्टर में
10⁻24 की ऑर्डर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि सरफेस पे दौड़ रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है, वो तो उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो तो आसानी से उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन कंडक्टर के केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मतलब 10⁻24 की ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होते हैं और सरफेस पर रैंडमली मूव करते हैं। तो जो है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, सरफेस पे मूव करेंगे, ठीक है ना। ये कंडक्टर में न्यूट्रल है, ये जानते हैं, ये जो इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसे बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये बॉडी को इन्होंने चार्ज कर दिया है, ये हो गया फ्रीली। इसका ये मतलब हुआ कि जो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तो है क्योंकि बॉडी आपकी न्यूट्रल है। तो आप कहोगे सर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर एक इक्वल हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आपने क्यों दिखाया है। बेटा जी वास्तव में ये जो इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया है वो इसी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी में से। और वो इलेक्ट्रॉन जो है मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मान लो कि 100 प्रोटॉन्स हैं, E+ दिखाया हमने। तो बताइए नेट चार्ज क्या है बॉडी का, 0 है। 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 100 प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस में है, तो नेट चार्ज आपका बॉडी का 0 है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा जी। अगर हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, हमने कहा मान लो कि 100 में 75 इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस पे दौड़ रहे हैं और 25 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हैं, ठीक है बेटा जी। तो यही जो अब बताओ, अब सिस्टम अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए तो कहोगे सर कुल तो 100 इलेक्ट्रॉन ही हैं। बस वो जो 100 इलेक्ट्रॉन में 75 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, हमने कहा वो कि फ्री हैं, वो सरफेस पे हर जगह दौड़ सकते हैं। और 25 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या है, टाइटली बाउंड है। अब ये टाइटली बाउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे दौड़ रहे हैं वो चार्ज नहीं बना रहे हैं, वो तो उसी इलेक्ट्रॉन का पार्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर करके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होकर उनको न्यूट्रल कर रहे हैं। हाँ, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे दौड़ रहे हैं, रैंडम चल रहे हैं। लेकिन नेट चार्ज क्या है बॉडी का, नेट चार्ज आपकी बॉडी का 0 है, यही मैं बताना चाहता हूं। और जो जानते हो जो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर रैंडम तरीके से दौड़ते हैं चारों तरफ, उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो बॉडी को चार्ज नहीं करते हैं क्योंकि वो बॉडी का तो नेट चार्ज 0 है, जितना प्रोटॉन उतना क्या है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी में रैंडम तरीके से फ्रीली दौड़ रहे हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल की। मेटल में जब भी हम लिखेंगे, दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को रैंडम तरीके से फ्री करके कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप समझ जाओगे कि ये इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रॉन्स के पार्ट है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि 0 कर रहा है, उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, सरफेस पे दौड़ रहे हैं, वो बॉडी को चार्ज नहीं करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट किसका हो गया कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम तरीके से दौड़ रहे हैं। अब मेटल आपका कैसा होता है बोलो, मेटल आपका न्यूट्रल है। तो पहला कॉन्सेप्ट, अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में एक्सेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे और कंडक्टर आपका न्यूट्रल होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, क्या बोलते हैं। अब ये फ्री है, ये लो, ये फ्री है, ये रैंडम कहीं भी दौड़ सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बॉडी के बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी के बाहर एयर है और एयर जो है इलेक्ट्रिसिटी के केस के लिए बैड कंडक्टर है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में रैंडम तरीके से दौड़ते रहते हैं। आई थिंक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। और पूरा का पूरा कंडक्टर आपका न्यूट्रल होता है, तो हर कंडक्टर में एक्सेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अच्छा, अब देखते हैं बेटा जी कि जो कॉन्सेप्ट आपका है कि चार्जिंग, ये आपका है कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय कंडक्शन मेथड। ठीक है बेटा जी, उनको हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को। इस नोट में आपका पहला नोट हुआ कि भाई कंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना। और इसके बाद इसी नोट में दूसरा कॉन्सेप्ट आपका आएगा कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं बाहर से तो क्या होता है, व्हाट हैपन।
कि कंडक्टर को हम चार्ज अगर दे रहे हैं बाहर से तो क्या होगा, उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दूसरी हेडिंग आपकी आ जाएगी चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं या उसको हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि मैं अभी इसको पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाई कंडक्टर मेथड नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर क्या होता है। ठीक है बेटा जी। और अगर हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं तब क्या होता है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ में आपको नोट्स बना है, प्रॉपर तरीके से आप लोग देख लेना, ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है बेटा जी। अब वीडियोज़ जो ये वीडियो आपकी लंबी हो रही है, इसकी लेंथ बढ़ रही है, इसलिए मैं इसको अभी स्किप करता हूँ और अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है बेटा जी।